यहाँ पे जो अंदर का मैनेजमेंट है उसमें कैसे किसान धोखा खा जाता है? अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फुटाव हैं, ये आपको टाइम से रिमूव करने हैं। इसी ट्रैप में जिन-जिन चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है, जिन टॉपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये सारे वो ट्रैप हैं जहाँ किसान पॉली हाउस लगा के फँसता है। अब एक सबसे बड़ा ट्रैप ये है, कई बार वो गलत कंपनी, गलत आदमी या खुद से एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में पॉली हाउस जो है लगाता है और उसमें कितने टाइप के पॉली हाउस स्ट्रक्चर होते हैं या किस तरीके का बनाना चाहिए, कौन से इन्वायरमेंट के लिए और कंपनियां कैसे फ्रॉड कर देती हैं इसमें या कहाँ पे फंसा देती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं किसान भाई के। देखिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको हमेशा पसंद करना चाहिए। अब रह गया आपका बजट, भाई बजट आपका चाहे कभी आपको कहे कि सपोज़ आपका बजट कम है, तो कोई कहेगा ठीक है हम इतने में ही लगा देंगे। ठीक है, आप लगवा सकते हैं उससे, वो आपका एक स्ट्रक्चर भी खड़ा कर देगा, सब्सिडी भी आ जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि उसकी लाइफ़ कितनी है। वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है चाहे भले कम है, लेकिन वो भी तो सिक्योर नहीं है अगर आप सही स्ट्रक्चर नहीं लेते। तो यहाँ पर आपकी ही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं आपको पहली ही लाइन में कहा था कि जब तक आपका सैटिस्फैक्शन ना हो कि आपको पर्टिकुलर फैब्रिकेटर के साथ जाना चाहिए, चाहे उसका कोई भी प्रलोभन हो, आपको तो मार्केट से ही फीडबैक लेना। चाहे वो कुछ भी कह दे कि मैं आपका ये करा दूँगा, आपका वो करा दूँगा, आपको प्रोडक्शन भी निकाल के दे दूँगा। वो कुछ भी कह सकता है आपको, लेकिन जो काम आपको उससे लेना है वो ये है कि उससे आपको स्ट्रक्चर लेना है और स्ट्रक्चर आप जितना देखोगे, जितना फील्ड में घूमोगे, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। अच्छा, 2-1 स्ट्रक्चर के नाम बता दीजिए जो सक्सेसफुल हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन स्ट्रक्चर के साथ, जहाँ पे प्रॉब्लम आई है जिन स्ट्रक्चर के साथ, 1-2 स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे मार्केट में जो बन रहे हैं, उनके नाम बता दीजिए, स्पेसिफिक नाम। देखिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस आता है, जो सबसे कॉमन है आपके एरिया में। ये इस पीछे लगा हुआ है। पीछे लगा हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट के और भी कुछ मॉडल हैं। पॉलीनेट हाउस, पॉलीनेट हाउस में क्या होता है कि जो केवल टॉप रूफ पे आपका प्लास्टिक होता है और साइडों में जो है इंसेक्ट नेट होता है, या उसमें कोई कर्टन नहीं होता। जैसे यहाँ पे कर्टन है, आप गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कर्टन नहीं होता। टॉप पे आपका डोम शेप प्लास्टिक लगी होती है और साइडों से नेट नेट होता है। एक हो गया। दूसरा, इसमें आपका एक कंप्लीट नेट हाउस होता है। नेट हाउस में आपका चारों तरफ से इंसेक्ट नेट रहेगा, बीच में एक, अगर आप ऑप्शनल है सेकेंडरी लेयर लेना चाहते हैं शेड नेट की, तो वो आप एक और लेयर अंदर से ले सकते हैं, तो वो इंसेक्ट नेट कम शेड नेट हाउस हो जाता है। इसके बाद आती हैं आपकी टनल्स। टनल्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, मतलब उसमें आपका जो मैक्सिमम साइज़ होगा 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होगा। ये सारे स्ट्रक्चर नेट हाउस या पॉली हाउस या इंसेक्ट नेट हाउस या पॉलीनेट हाउस, इन सब में आपको बड़े स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं, 4000 स्क्वायर मीटर या उससे भी बड़ा, या फिर आप उसको 2000 स्क्वायर मीटर तक भी बना सकते हैं, कम से कम में भी। आपका बजट एक अलग कंस्ट्रेंट हुआ, लेकिन यहाँ हम बात करें कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा वायबल होती हैं, तो सबसे ज़्यादा वायबिलिटी वाली बात होती है मिनिमम 1 एकड़ का स्ट्रक्चर जब आप लगाते हो तो उसकी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सूटेबल इकोनॉमिक्स बनता है जो कि आधा एकड़ से काफ़ी बेटर होता है या छोटे स्ट्रक्चर से बेटर होता है। अगर आपको छोटे में करना है तो आप टनल्स में कर सकते हैं, आप अपना टेम्प्रोरी जो वॉक इन टनल्स बना सकते हैं, आप अपना हुप हाउसेस का कल्चर है वो बना सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस की जो वायबिलिटी है वो मुझे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, अगर आप अर्बन एरिया से काफ़ी दूर हैं तो आप छोटे स्ट्रक्चर में मत करिए, आप हमेशा बड़े स्ट्रक्चर के लिए प्रपोज कीजिए, बड़े स्ट्रक्चर में जाइए। नेट हाउस या पॉली हाउस कम से कम 1 एकड़ में लगाइए, जिसकी सबसे ज़्यादा वायबिलिटी है। इस वाले स्ट्रक्चर जिसकी आपने बात करी है जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, जिसमें ये टनल्स भी मेरे ख्याल से, कितने चौड़ी टनल्स है ये जो बनी हुई ऊपर? ये जो इसमें टनल है ये 8 मीटर की चौड़ाई की एक एरिया होता है, जिसका पूरा का पूरा एक स्पैन बोलते हैं हम इसको। ये 8 मीटर का होता है। 8-8 मीटर पे इसमें गटर चैनल बने होते हैं जो कि पूरे डोम का पानी इकट्ठा करके बाहर निकालते हैं। और वो पानी का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जिससे आप टेम्परेचर कम कम कर पाओ ना, कंट्रोल कर पाओ। नहीं, देखिए वो तो एक हो गया कि जो ऊपर से डोम का पर्पस है वो ये है कि बारिश का पानी उसको रास्ता दे के बाहर निकालना, स्ट्रक्चर पे लोड ना पड़ने देना। दूसरा है, इस रूफ टॉप पे आपके स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो शीट को ठंडा करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पानी को, उसको बाहर निकालना। तीसरा रोल है गटर का, जब भी आप इस प्लास्टिक को चेंज करोगे इसके ऊपर की, तो वो आपके पाथ का काम करेगा, आपको उसी पे चलना है, तो उसकी भी मजबूती बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है कि जैसे साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब लाइट अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में कम हो जाती है, नवंबर जैसे अब आने वाला महीना,
तो इसमें आपको उसकी क्लीनिंग करने के लिए भी वही रास्ता इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप का ऊपर का गटर सिस्टम हो वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, स्टेबल हो, जिससे कि आप लंबे समय तक इन प्रैक्टिसेस का भी बेनिफिट ले सकें। आप मेरे पीछे देख रहे हो शिमला मिर्च की यहाँ पर अंदर क्रॉप लगी हुई है और हम लोग अंदर आ चुके हैं पॉली हाउस के। तो सर सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो अंदर का मैनेजमेंट है उसमें कैसे किसान धोखा खा जाता है? कई सारे किसानों को मेरे पास ये आता है सवाल कि मैं अंदर जो है मैनेजमेंट को ना सही समझ नहीं पाए, या एग्रोनॉमिस्ट की उनको सलाह सही नहीं मिली, या नहीं ली उन्होंने, अपने तरीके से करने की कोशिश करी बिना ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात ज़रा बताइए, और अंदर धोखा कहाँ खा जाते हैं किसान? देखिए ये क्या है, ये 1 एकड़ पॉली हाउस है, तो इसमें करीब ये हम मान के चलते हैं 12,000 पौधों का प्लांटेशन होता है। अब 12,000 प्लांटेशनों का अगर पौधों को आप संभाल ढंग से नहीं करेंगे, उनकी संभाल का मतलब होता है कि उनमें कटिंग, प्रूनिंग, उनको ट्रेनिंग, उनकी बंधाई, ये सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्लांट एक तो प्रोडक्शन नहीं देगा, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, उनकी वनस्पतिक बढ़वार ज़्यादा होगी और फल फूल कम लगेंगे, जो कि आप सीधे आपका इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट आएगा, आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है कि भाई आप अगर मान लो सपोज कि कोई चीज़ टाइमली होनी है, आपने टाइमली उसको नहीं करी, या कभी आपको लगता है अरे ये भी ब्रांच पे फल आ रहा है, वो भी ब्रांच पे फल आ रहा है, सारी शाखाओं पे फल आ रहा है, तो हम सारे ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। प्लांट को संभाल करने का पॉली हाउस का एक तरीका है जो बाहर के कल्टीवेशन से या खेती से बिल्कुल अलग है। आप 12,000 पौधों को अगर यहाँ एकोमोडेट कर रहे हो और उनको प्रॉपर कटिंग प्रूनिंग अच्छे तरीके से बधाई और कटाई छटाई नहीं कर रहे हो, तो वो एक झाड़ का रूप ले लेंगे और उसमें बीमारियाँ इतनी पनप जाएंगी कि आप कितनी भी पेस्टिसाइड कर लीजिए, आपका कंट्रोल नहीं होगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, एक पौधा हमारे सामने है। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी पौधे का नीचे वाला हिस्सा देखेंगे और उसको ऊपर तक आएंगे, तो इसका एक तरीका ये होता है कि इसमें हर जगह पे ब्रांच आती है, शाखा, और दूसरा वहाँ से एक फल और एक पत्ता, ये 3 चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो आपको 2 ब्रांच मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप 2 धागे देख रहे हैं कि ये 2 धागे लगे हुए हैं, ये 2 धागों पे 2 ब्रांचें चलनी है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पुटाव हैं, ये आपको टाइम से रिमूव करने हैं। टाइम से रिमूव करने का मतलब ये देखिए ये लेट हो रहा है, अगर हम इसको काटेंगे नहीं और इसको छोड़ देंगे, ये भी फल बन जाएगा और अंत में जब फल का लोड बढ़ेगा तो ये टहनी यहाँ से टूट जाएगी। ये टहनी टूटने का आपको क्या हुआ, 2 नुकसान हुआ। एक तो आपने अननेसेसरी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाई, आपके ज़मीन की ताकत, खाद की ताकत इसने ली और अल्टीमेटली मैच्योर भी नहीं हुआ और ये टूट गया। दूसरा क्या है, जो इसके दूसरा वाला फल बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, तो वो भी टाइमली मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटिंग प्रूनिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप फोकस करें और प्रॉपर टाइम से करें। मेरी गारंटी है कि 70% आपकी सफलता यहीं से सुनिश्चित हो जाएगी। आप पौधों की छटाई कटाई बराबर करें, प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें उसकी, जो कि कोई भी अच्छा कुशल एग्रोनॉमिस्ट या कुशल सुपरवाइज़र अगर आपके पास है तो वो सारी चीज़ों को समझ के कर सकता है। इसमें आपका थोड़ा सा ये आपको लगता है कि चलो करवा लेंगे, हो जाएगा, कर देंगे, या पैसे बचा लिया, लेबर बचा लिया, लेकिन ये अल्टीमेटली आपका ईयर एंड पे जो प्रोडक्शन लॉस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे एक और चीज़ समझा दीजिए लगे हाथ, कि क्रॉप का चयन कैसे करें, ठीक है, और कौन कौन सी बेस्ट जो है वेजिटेबल्स अगर कैटेगरी में देखें सब्जियों में, कौन कौन सी अच्छी क्रॉप हैं जो पॉली हाउस के अंदर अच्छा प्रोडक्शन और अच्छी कमाई जिससे हो रही है, और दूसरे जो है फूल और कौन कौन सी चीज़ों की संभावना है जो पॉली हाउस के अंदर की जा सकती है? देखिए फूलों का, सब्जियों का, 2 चीज़ों का बहुत प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जरबेरा के आपने देखे होंगे और उसमें कार्नेशन देखा होगा और भी बहुत सारे फ्लावर्स का, रोजेस का देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में वेजिटेबल में बात करें तो आपका कैप्सिकम सबसे ज़्यादा कॉमन है, कलर्ड कैप्सिकम, और उसके बाद कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद कुछ लोग मेलन्स करते हैं और भी कुछ लोग बीन्स करते हैं। बहुत सारी फसलें हैं जो आप इसमें ले सकते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वायबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले साल अगर हम ढंग से करते हैं तो ये पॉली हाउस की कॉस्टिंग हमारी पॉकेट्स लगी वो फ्री भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर से उसको मैनेज करें, तो कैप्सिकम सबसे बेस्ट है। दूसरा बात, आप कभी भी लालच में ना आए कि हम थोड़ा अर्ली लगा लें और ज़्यादा पैदा निकाल लेंगे, कभी भी इस लालच में ना आए। एक इसका टाइम है, सेट टाइम है कि भैया जैसे ही टेम्परेचर एक एवरेज पे आएगा
उस समय हमारे पौधों की फ्लावरिंग होनी चाहिए। आपने अगर बहुत पहले लगा लिया तो आपको दिक्कत क्या होगी कि ज़्यादा गर्मी के चलते डिजीज़ प्रेशर बढ़ जाएगा, बीमारियों का खर्चा आपका जो कंट्रोल करने का वो बढ़ जाएगा, प्लांट का जो पोटेंशियल है, प्लांट की जो ऊर्जा है वो समाप्त होने लगेगी। कभी भी इस तरह की गलती ना करें। जो टाइमिंग है वो हमेशा 15 अगस्त 1 से 15 अगस्त के बीच में प्लांटेशन की पॉली हाउस में है, आप उसी में करिए। पूरा महीना अगस्त का भी सूटेबल रहता है प्लांटेशन के लिए, तो कभी भी जल्दीबाजी ना करें। आप एक टाइम सेट करें कैप्सिकम का, जिसमें आप जुलाई के महीने में नर्सरी डालें और अगस्त में प्लांटेशन करें। अच्छा, और जो ये बेड बनाना है, जो यहाँ की मिट्टी की प्रिपरेशन है, इसमें कहाँ गड़बड़ हो जाती है? क्या चूक रह जाती है? किस बात का ध्यान रखें विशेष किसान भाई, जिससे उनका जो है क्रॉप कोई ख़राब ना होने पाए इस चक्कर में? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बेड के बारे में बात करा। अक्सर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि फील्ड प्रिपरेशन में जो आपने बेड बना दिया, जो डाल दिया, जो कर दिया, वो पूरे पौधे के जीवन काल में, अगर 8 से 9 महीने ये पौधा यहाँ रहना है, इसको प्रोडक्शन लेना और देना है, तो उस पूरे पीरियड में आपको बताएगा कि आपने ज़मीन में क्या तैयारी करी थी और क्या कमी करी थी। कोई भी आके आपको बता देगा कि देखो ये दिक्कत है। तो हमेशा एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी खेत में बेड बनाएं, बेड बनाते समय या खेत में जुताई करते समय या कोई भी खाद जैसे आप ऐड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर, मतलब मिट्टी में पर्याप्त नमी की मात्रा हो, उसी कंडीशन में बेड बनाएं। ऐसे बेड आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें कि सूखी मिट्टी है, आपने फटाफट उसको जोता और सब कुछ किया, बेड बनाया, मल्चिंग लगाया और उसको रेडी कर दिया, तो यहाँ आपको हमेशा वो बेड टाइट हो जाएगी, उसमें रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा और अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ बेटर नहीं तो होगी। सबसे पहले कहाँ जांचें, कैसे पता करें कि कौन-कौन सी क्रॉप की डिमांड हमारे यहाँ एरिया में है, कौन सी सब्जियों की डिमांड है? जिनके यहाँ शिमला मिर्च की इतनी डिमांड नहीं है, जैसे ग्रामीण इलाके में लगा रहे हैं, शहर बहुत थोड़ा दूर है, या मतलब मान के चलिए यही सवाल है कि ग्रामीण इलाके में कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है, शहर दूर है, कलर कैप्सिकम की इतनी अच्छी डिमांड नहीं है, तो उसको और कौन-कौन से ऑप्शन हैं जो लगा सकता है जिसमें प्रॉफिट मिलेगा? देखिए, वैसे तो अगर आपको लोकल यहाँ बिकने वाली है तो आप इसमें बैंगन, टमाटर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगाया है और छोटे स्ट्रक्चर हैं जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वायबिलिटी प्रूव नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको कुछ वहाँ लोकल में पैदा होने वाली या बिकने वाली सब्जियाँ जैसे बीन्स लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं और आप उनको लोकल में बेच सकते हैं। शिमला मिर्च इसीलिए प्रीफर्ड है क्योंकि इसकी वायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर आपको सबसे अच्छी आती है। दूसरा, ये कोई क्रॉप लोकल में बिकने वाली है नहीं। ये आपका पूरा नॉर्थ में जो देखें वो मेन मार्केट दिल्ली है। दिल्ली आज़ादपुर मार्केट में ही ज़्यादातर 70% माल हर किसान वहीं भेजता है। भेजने में इसलिए दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये पूरी सर्दियों में ज़्यादातर पैदावार इसका सर्दियों में आता है और इसकी सेल्फ लाइफ 5 से 7 दिन की होती है, जो एक बहुत अच्छा पीरियड होता है जिस बीच में हम दिल्ली की मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर सुना होगा कि दिल्ली में जो ज़्यादातर अराइवल है वो बेंगलोर से भी आता है, तो हम तो उत्तर भारत में बैठे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉली हाउस में जो कोई सक्सेसफुल ग्रोअर है तो वो कैप्सिकम उत्पादन कर रहा है, क्योंकि कैप्सिकम उत्पादन यहाँ पे हम दिल्ली में फ्रेश होने के कारण, जल्दी पहुँचने के कारण हमें रेट अच्छे मिलते हैं, हमारा माल अच्छे से बिक जाता है, उसके बाद बेंगलोर वाला बिकता है। आप ये मान के चलिए आपके यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होगा वो दिल्ली पहुँचाने वाला होगा। अगर आपका कोई एकदम इंटीरियर एरिया जहाँ से नहीं कर सकते, तब आप दूसरी सब्जियों की तरफ जा सकते हैं, जिनमें बैगन है, टमाटर है, बीन्स है, ये सारी चीज़, मेलन्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आता है कि जो इसके अंदर बीड कंट्रोल है, ठीक है, या जो यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई पॉली हाउस के आसपास भी और पॉली हाउस के बाहर भी और अंदर भी दोनों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? और इसमें किसान जो है इसको, कई किसान इसको नेग्लेक्ट करते हैं, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी वजह से क्या समस्याएं आती हैं? बिल्कुल उमेश जी, जैसा कि आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब ज़रूरी प्रश्न था जो आपने लास्ट में किया। तो जो माइट और थ्रिप्स की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा उसकी समस्या में आदमी फंसता ही इसीलिए है क्योंकि वो पॉली हाउस को तो देखता है कि पॉली हाउस में ये चीज़ साफ़ सफाई रख लो, अगल बगल की बातें को छोड़ देता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका एंट्री पॉइंट है वो वीड फ्री जोन होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई होस्ट प्लांट, कोई ऐसा पौधा नहीं होना चाहिए जिस पे थ्रिप्स पलती हो, क्योंकि ये जितने भी कीड़े आते हैं ये सब बाहर से ही आते हैं। तो इनके आने का रीज़न जो है वो खरपतवार है। वो पॉली हाउस के कर्टन के पास हो, पॉली हाउस के एंट्री गेट के पास हो, या कोई भी लेबर आपका इसमें काम कर रही है, सपोज़ वो टॉयलेट के लिए बाहर जाती है या किस तरह का है, तो वो साथ में लेके आ रही है। तो ये सारी चीज़ों पे सैनिटेशन प्रोग्राम आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। आपके ग्रीन हाउस के चारों तरफ 3 से 4 मीटर का एरिया पूरी तरह साफ़ रखना चाहिए। कोई भी उसमें किसी तरह की फसल ना लें, कोई मिर्च हो गई या कोई इस तरह की फसल जो वायरस ज़्यादा फैलाती है, इस तरह की कोई भी फसल ना लें। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप विशेषज्ञ की सलाह लें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं।
वो चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये बीमारियां जल्दी अंदर नहीं प्रवेश करेंगी और आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन का खर्चा, केमिकल का खर्चा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। वैसे भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना, तो 10 पॉली हाउस में से 3 से 4 ही पॉली हाउस सक्सेसफुल होते हैं और अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए जो इस वीडियो में जिक्र हुआ है, और अपने जो आपके सवाल हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो इस तरीके का और भी लेकर हम आएंगे। ऐसे एग्रोनॉमिस्ट, ऐसे एक्सपर्ट को हम ढूंढ के आपके लिए पॉली हाउस के बारे में जो भी क्वेरी है, जहाँ भी लैग कर रहे हैं आप, जहाँ भी कमी रह जा रही है, बिल्कुल आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको वीडियो उस पर लेकर आएंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।